नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। निवेशकों और एक्सपर्ट्स की राय एक्टिव और पैसिव म्यूचुअल फंड्स को लेकर हमेशा बटी भी रही है। कुछ कहते हैं कि एक्टिव में निवेश करने से ज़्यादा फायदा होता है, तो कुछ कहते हैं कि आने वाले वक्त में पैसिव फंड ही अच्छा रिटर्न देंगे। आज हम आपके बीच एक स्टडी लेकर आए हैं जिसमें आंकड़ों के जरिए हम समझेंगे कि असल में कौन से फंड ज़्यादा फायदेमंद साबित होते हैं और आगे साबित होंगे। और इस खास रिसर्च को लेकर हमारे साथ शामिल हैं आज स्टूडियो में JRL मनी के को-फाउंडर विजय मंत्री जी। मंत्री सर, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ये स्टडी करने के पीछे वजह क्या रही? आपने काफ़ी डिटेल में कई चार्ट्स के साथ, कई नंबर्स के साथ इसको बताया है, इस पूरे मसले को कवर किया है, तो वजह क्या थी? वजह ये थी कि हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से करीब पिछले 20-25 सालों से जुड़े हैं और हमने अक्सर देखा है कि ये डिस्कशन चलता रहता है कि USA के अंदर इंडेक्स फंड ने, पैसिव फंड का मतलब होता है कि इंडेक्स फंड या ETF ने ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है बजाय कि एक्टिवली मैनेज फंड, जो आप म्यूचुअल फंड से ख़रीदते हैं, एक्टिवली मैनेज फंड जो भी है। और ये मान लिया जाता है कि फाइनेंस और इकोनॉमिक की थ्योरी में ये मान लिया जाता है कि जो US में होगा वो इंडिया में होना ही है, मतलब। अच्छा। तो वो क्योंकि वो सारे जो महाज्ञानी लोग तो वहीं से पढ़ के आते हैं, तो वो लोग जाके बोलते हैं कि भाई एक्टिव में आप पैसा क्यों देते हो, क्योंकि एक्टिव के अंदर एक कॉस्ट भी लगता है, फंड मैनेजमेंट की कॉस्ट। पैसिव के अंदर तो वो कॉस्ट लगता नहीं, क्योंकि आप इंडेक्स फंड खरीद रहे हो, सीधा इंडेक्स के अंदर पैसा डालते हो। तो ये आदमी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से डेटा निकाल लेता है। और स्टैटिस्टिक्स और डेटा का ये बात है कि आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको जोड़ तोड़ के अपने तरीके से पेश कर सकती हैं। तो हमने कोशिश की कि थोड़ा डीप डाउन देखा जाए, बजाय कि खाली फंड का रिसेंट परफॉर्मेंस देकर फिर जजमेंट लें कि भाई क्या हुआ, क्योंकि ये सच्चाई न तो इस साइड है न उस साइड है, बीच में हर चीज़ में सच्चाई होती है। तो हमने बीच की सच्चाई को निकालने की कोशिश की है और ये भी जानने की कोशिश की कि कहाँ पे और किस सिचुएशन के अंदर इंडेक्स फंड ज़्यादा फायदे कर साबित हो सकता है और किस सिचुएशन के अंदर एक्टिवली मैनेज फंड ज़्यादा इन्वेस्टर के फायदे में हो सकता है। एक वक्त तक मंत्री सर, लेकिन ये डिबेट होती नहीं थी, क्योंकि उस वक्त 2018 के पहले देखिए आप, TRI आया है इनफैक्ट 2018 में। TRI का मतलब होता है टोटल रिटर्न इंडेक्स। उसके बाद से देखा गया कि कंपैरिजन ज़्यादा होने लगा। आपको लगता है कि ये चीज़ सही है या फिर ये भी एक हाइपोथेसिस है? TRI का मतलब क्या होता है? एक तो इंडेक्स का परफॉर्मेंस ले लिया, उसके अंदर आप डिविडेंड भी डाल देते हो। तो अगर आप BSE सेंसेक्स देखें तो आप 50,000 का सेंसेक्स दिखता है, लेकिन उसके अंदर डिविडेंड यील्ड नहीं है। अगर आप BSE सेंसेक्स में डिविडेंड यील्ड डालते हैं, जब से BSE सेंसेक्स बना है, तो BSE सेंसेक्स का नंबर 50,000 नहीं 70,000 होता है। ओके। तो TRI होना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन सवाल उठता है कि इन्वेस्टर को TRI मिलता कैसे? आप खाली TRI से कंपैरिजन तो कर दिए, लेकिन TRI में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? क्या है TRI? तो सही तरीका है जज करने का कि आप म्यूचुअल फंड जो भी है, एक्टिवली म्यूचुअल फंड सारे आप ले लो, उसके साथ साथ सारे पैसिव फंड भी ले लो उसी कैटेगरी के, उनका एवरेज निकाल के फिर नंबर क्रिएट करो, वो ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस होता है। लेकिन कोई भी पैसिव वाला TRI से कंपैरिजन करता है, जबकि TRI का सोल्यूशन बताता है वो इंडेक्स फंड बताता है, इंडेक्स फंड से कंपैरिजन नहीं करता है। तो एक शुरू में ही बेमानी बात चालू हो जाती है। आपका शुरुआती मतलब थोड़ा मेरे हिसाब से थोड़ा ठीक तरीके से नहीं गया। अगर वही आप इंडेक्स फंड से कंपैरिजन करके दिखाए तो कहानी थोड़ी अलग हो सकती है। ओके, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लार्ज कैप कैटेगरी को देखेंगे, उसके नंबर्स चेक कर लेते हैं। काफ़ी सारे नंबर से आप एक एक करके आसान शब्दों में बताना शुरू करें। तो 2015 तक तो ये सवाल उठता ही नहीं था कि भाई एक्टिव वर्सेस पैसिव, क्योंकि पहले हम लार्ज कैप लेंगे, उसके बाद हम मिड एंड स्मॉल कैप में कंपैरिजन करेंगे। सब सीधा सिंपल हम लार्ज कैप ले लेते हैं। तो 2015 के अगर आप नंबर देखो, 2015 दिसंबर को एक साल का रिटर्न, मतलब 2015 साल का रिटर्न, मतलब 1 जनवरी 2015 से 31 दिसंबर 2015, तो वहां पे निफ्टी TRI -3% रहा है। उसके कंपैरिजन में एक्टिवली मैनेज फंड 0.9% रिटर्न दिए हैं, एवरेज लार्ज कैप कैटेगरी। तो आपने 3.1% वैल्यू एड दिखाया, क्योंकि वहाँ 3% नेगेटिव, तो आपने 1% पॉजिटिव किया। वही नंबर अगर आप 2 साल का लें या सपोज आप 3 साल के नंबर लें, तो 3 साल में
TRI ने 11.7% रिटर्न दिया और उसके कंपैरिजन में लार्ज कैप कैटेगरी ने 14.7, तो 3% एनुलाइज का मतलब एब्सोल्यूट टर्म में 10-11% ज़्यादा आपका पैसा बना है। Correct. और वही नंबर अगर आप 10 साल का ले तो 12.2 आया है TRI, उसके कंपैरिजन में आउट परफॉर्मेंस 12.5 आया है। तो 2015 तक तो वो कोई झमेले वाली बात ही नहीं थी, ज़्यादा फर्क दिख ही नहीं रहा। हाँ। परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा था। सर निफ्टी का बोल रहे हैं 12.2% है और कैटेगरी का 12.5% है। हाँ। तो 0.3% का फर्क है। 0.3% का, लेकिन इसमें बहुत जानने वाली बात है कि जो वेटेड एवरेज AUM है, जो बड़े फंड है, उन्होंने ज्यादा परफॉर्मेंस दिया है। ओके। तो एक छोटा फंड है 50 करोड़ का ही है, दो ऐसे 3-4 फंड है जो 50, 100, 150 करोड़ के हैं, तो वो तो उनका तो एक नंबर आ जाता है वेटेज में। ओके। लेकिन उनका AUM कुछ भी नहीं है। अगर आप वेटेड एवरेज ले तो 99% फंड ने 1-1.5% ऊपर रिटर्न जनरेट किया। तो ये हम आंकड़े हो गए 2015 के। तो 2015 तक तो कोई कहानी नहीं थी। उसके बाद कहानी चालू हुई है 2016 से। अगर हम 2016 के रिटर्न निकाल के देखें तो 2016 पहला साल था कि जिसके अंदर निफ्टी TRI 5% रिटर्न दी है, उसके कंपैरिजन में लार्ज कैप इंडाइसेस का रिटर्न 3.8% रहा है। तो पहली बार ऐसा हुआ कि एक साल के पीरियड में इंडेक्स फंड के कंपैरिजन में लार्ज कैप फंड अंडर परफॉर्म करना चालू कर दिए। ये हो गया 2016 के बाद। नाउ वी कम टू ईयर 2017। अगर हम खाली 2017 का साल देखें तो उस साल में खाली एक साल के पीरियड में तो आउट परफॉर्मेंस है, लेकिन 3 साल के पीरियड में वो भी आउट परफॉर्मेंस है। 2017 में इतना तकलीफ नहीं हुआ, बट व्हेन वी कम टू ईयर 2016 तब आप देखेंगे कि काफी चैलेंजेस हो गए। 18 में से। 18 में तो 18 याद रखिए। 2018 साल के अंदर आप देखिए नंबर, 2018 में निफ्टी ने TRI ने 4.6% रिटर्न दिया। उसके कंपैरिजन में एक्टिवली मैनेज इक्विटी फंड का रिटर्न लार्ज कैप का 0.1% नेगेटिव था। इसका मतलब 6.5% अंडर परफॉर्मेंस हुआ है। 3 साल के पीरियड में अंडर परफॉर्मेंस 2.7% हो गया है। तो पहला बड़ा साल आया 2018 कि जब 2018 में अंडर परफॉर्मेंस चालू हो गया। और अभी हम आ सकते हैं सीधा 2020 के ऊपर। अगर आप 31 दिसंबर 2020 के डेटा निकालेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक साल के पीरियड हो, चाहे 3 साल का पीरियड हो, चाहे 10 साल का पीरियड हो, इन सभी पीरियड्स में कंपेयर टू निफ्टी TRI एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड ने अंडर परफॉर्म किया है। तो अगर आप 31 दिसंबर को बैठ के डेटा एनालाइज कर रहे हो तो आपको लगता है कि आपको इंडेक्स फंड में ही रहना चाहिए था। इट इज अ वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। हम वजह पर अभी जाएंगे या पहले हम मिड कैप और स्मॉल कैप के नंबर्स देख लें? हाँ, पहले हम अभी अब देखें कि लार्ज कैप में तो कहानी हो गई। हाँ जी। अभी हम देखते हैं कि मिड कैप में क्या कहानी है। वो तो वही डेटा मैंने 31 दिसंबर 2020 के मिड कैप के डेटा निकाले और मिड कैप में बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है। 31 दिसंबर 2020 अगर निफ्टी TRI एक साल में 22.95% रहा है तो कैटेगरी एवरेज मतलब सारे म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस मिड कैप का 24.23% रहा है। मतलब आपको 1.28% का ज्यादा फायदा हुआ है। ये 2020 का है। 2020 का डेटा है मिड कैप का। अगर हम 3 साल का डेटा देखें तो 3 साल में निफ्टी TRI 0.5% है, कैटेगरी एवरेज 4.16 है, मतलब 3.66% एब्सोल्यूट टर्म में एनुलाइज। तो एब्सोल्यूट करीब करीब 12% के आसपास, मतलब 12% ज्यादा आपका पैसा बना है। और अगर हम 10 साल का पीरियड लें तो 10 साल के पीरियड में 2.5% के आसपास आउट परफॉर्मेंस हुआ एनुअल बेसिस पे आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस। तो करीब 10 साल के पीरियड में इसको कंपाउंड करें तो कंपेयर टू TRI ऑफ निफ्टी एक्टिवली मैनेज मिड कैप फंड ने करीब करीब 30% ज्यादा रिटर्न इन्वेस्टर को बना के दिया है एब्सोल्यूट टर्म में। ओके। तो मिड कैप में तो कहानी सिंपल है कि मिड कैप में भी फंड अभी भी एक्टिवली मैनेज फंड अच्छा वैल्यू ऐड करते आ रहे हैं। एक तो देखने का तरीका ये है। दूसरा देखने का तरीका है कि AUM वेटेज कितना है आउट परफॉर्मेंस का। तो 99.9995% मतलब ऑलमोस्ट सारे फंड इंडस्ट्री में 10 साल के पीरियड में मिड कैप में आउट परफॉर्म किए हैं। तो मिड कैप में कहानी बहुत सिंपल है कि मिड कैप के अंदर कंपेयर टू लार्ज कैप, मिड कैप में एक्टिवली मैनेज फंड ने कंटिन्यूअसली वैल्यू ऐड किया है। करेक्ट। ओके। अभी हम जा सकते हैं। यही कहानी स्मॉल कैप में भी है। स्मॉल कैप के अंदर बिल्कुल वही कहानी रिपीट हो रही है। स्मॉल कैप में तो एक्चुअली आउट परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा है।
अगर हम स्मॉल कैप के डेटा देखें, वही 31 दिसंबर 2020 के पिछले एक साल के, तो अगर हम डेटा निकाले तो मालूम पड़ा कि एक साल में 3.9%, जैसे एक साल में 26.8% रिटर्न दिया है निफ्टी टीआरआई ने, तो एवरेज कैटेगरी परफॉर्मेंस ऑफ ऑल स्मॉल कैप इज 30.7%। 3 साल का पीरियड ले तो 5% के आसपास नेगेटिव है, लेकिन ये एवरेज कैटेगरी एवरेज 0.7% पॉजिटिव है। और अगर हम 10 साल का रिटर्न लें तो 8.6% एनुअलाइज रिटर्न आया है टीआरआई का, इंडेक्स का, और उसके कंपैरिजन में 12.8% आया है कैटेगरी एवरेज का। तो 4.2% कंपाउंडेड ओवर अ 10 ईयर पीरियड। इसका मतलब क्या है? एब्सोल्यूट टर्म में इंडेक्स के मुकाबले एक्टिवली मैनेज फंड ने 50% ज्यादा पैसा बनाया। इसका मतलब आपका वैल्यू पोर्टफोलियो का इंडेक्स के मुकाबले 50% ज्यादा रहा है, और ऑलमोस्ट पूरे इंडस्ट्री के फंड ने एक्सेप्ट वन फंड ने आउट परफॉर्म किया है। तो जब हम एक्टिव और पैसिव की बात करते हैं तो मिड एंड स्मॉल कैप में तो कहानी बहुत सिंपल है कि वहाँ फंड मैनेजर कंटिन्यू टू वैल्यू ऐड कर रहा है। लार्ज कैप के अंदर चैलेंजेस है, तो अभी हम इसको एग्जामिन कर सकते हैं कि क्या चैलेंज है। एक सवाल वहाँ जाने के पहले, जैसे लार्ज कैप में आपने 2015, 16, 17, 18 का डेटा दिखाया तो समझ में आया कि एक टाइम तक प्रॉब्लम नहीं थी, 18 के बाद से दिक्कत शुरू हुई। वो डेटा हमारे पास मिड और स्मॉल में फिलहाल नहीं है। आपने लेकिन अगर रिसर्च की, क्योंकि आपकी स्टडी है, बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस था, बहुत बहुत ज्यादा। अच्छा। इसलिए मैं बोला थोड़ा एम्बैरेसिंग नंबर थे वो। अच्छा, तो वो 7-8% आउट परफॉर्मेंस था, तो उसको दिखाने का फायदा नहीं है कोई। ओके, ऑलराइट। तो मतलब कंसिस्टेंटली आप कह रहे हैं कि ओवर द पीरियड मिड कैप और स्मॉल कैप ने, एक्टिव फंड्स ने बीट किया है इंडेक्स फंड को बेसिकली। और दूसरा क्या है कि उस टाइम कैटेगराइजेशन इतना शार्प नहीं था, अभी एकदम शार्प हो गया। और अभी देखिए मिड एंड स्मॉल कैप में जो पिछले 2 साल के फंड हैं, 1 से 2 साल के, बहुत क्लियर है, क्लियरली शार्प कैटेगराइजेशन के साथ उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। तो वो डेटा मुझे क्लीन दिख रहे हैं एकदम। ओके, चलिए ये डेटा हमारे सामने आ गया है, जहां पर दिख रहा है कि लार्ज कैप को छोड़ दीजिए अगर, तो मिड और स्मॉल कैप में एक्टिव फंड्स ज्यादा बेहतर प्रदर्शन दिखाते रहे हैं इंडेक्स फंड के अलावा, इंडेक्स मतलब पैसिव फंड्स के तुलना में। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, ये हम जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप सभी बने रहिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के साथ। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आज हम बात कर रहे हैं कि एक्टिव फंड या फिर पैसिव फंड, किसमें ज़्यादा बेहतर रिटर्न देने की कुव्वत है। और एक खास स्टडी लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं, और जो किया है, जो स्टडी है JRL मनी के को फाउंडर विजय मंत्री साहब का। मंत्री सर, एक सवाल वजह पे जाने से पहले, हमने यहाँ पर जो इंडेक्स लिए हैं, इंडाइसेस, निफ्टी 50 लिया है आपने, या फिर निफ्टी मिड कैप 100 लिया है, बहुत सारे इंडाइसेस हैं जो मिड कैप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम अलग अलग इंडाइसेस को कंपेयर करेंगे तो क्या रिजल्ट अलग आने के चांसेस हैं? पॉसिबिलिटी है। इवन निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर भी कभी कभी टाइम पीरियड में रिटर्न अलग आ सकते हैं, बट वो लॉन्ग टर्म में वो कोई मैटर नहीं करता बेसिकली, बिकॉज आप कोई नेक्स्ट लेता है, कोई 100 लेता है, कोई 250 लेता है, तो वी हैव गॉन बाय सेबी फार्मूला। सेबी फार्मूला के हिसाब से बाय एंड लार्ज वो मुझे ठीक लगता है कि टॉप 100 मिड कैप ले लो, क्योंकि वहाँ सारे फंड अक्सर इन्वेस्ट करते हैं। टॉप 250 स्मॉल कैप के अंदर ले लो। आई थिंक दैट्स सर्व द पर्पस। ओके, ऑलराइट। तो अब आते हैं वजह पे, क्यों लार्ज कैप के एक्टिव फंड ने 2018 के बाद से रिटर्न बहुत अच्छा नहीं देना शुरू किया? उसका एक्चुअली रीजन स्ट्रक्चरल है, क्योंकि 2018 से हमने बहुत बड़ा, एक 2016 में पहला इंसिडेंट हो चुका था। उसके बाद 2018 में हमने देखा कि मार्केट का रैली बहुत नेरो रहा है, मतलब कुछ स्टॉक ही बाजार को चला रहे हैं। तो जैसे 2018 में देखो तो टॉप 5 स्टॉक का कंट्रीब्यूशन निफ्टी बढ़ने में 152% था। इसका मतलब क्या है कि बाजार तो नीचे गया, लेकिन ये टॉप 5 स्टॉक ने 7% रिटर्न दिया खाली। बाय म्यूचुअल फंड बाय डेफिनेशन 5 स्टॉक में पोर्टफोलियो बना नहीं सकता। 5 स्टॉक में अगर वो मैक्सिमम पैसा भी डाले तो 10% के ऊपर सिंगल स्टॉक में सेबी रेगुलेशन के हिसाब से डाल नहीं सकते। तो 5 स्टॉक में मैक्सिमम 50% भी डाल सकते, उसके ऊपर नहीं डाल सकते। दूसरा बात यह है कि
म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो जनरली डाइवर्सिफाइड होता है, 25, 30, 40, 50 स्टॉक्स के अंदर होना वाजिबी है, क्योंकि आपको जेन्युइन डिवर्सिफिकेशन चाहिए। इतनी सारी इंडस्ट्री है, 12-15 लीडिंग इंडस्ट्री है, उसके अंदर आप टॉप 2-2, 3-3 नाम भी लें तो आपको 30-40 स्टॉक्स हो जाते हैं। लेकिन 2018 में निफ्टी 4.61% बढ़ा है, टॉप 5 स्टॉक 7.02% बढ़े। इसका मतलब क्या, इन टॉप 5 के अलावा बाकी 45 स्टॉक एक्चुअली नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। तो इसलिए हमने पहले दिखाया ना, 2018 में बड़ा अंडर परफॉर्मेंस चालू हुआ। उसका रीजन ये है कि टॉप 5 स्टॉक्स ही परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या होगा पूरे बाजार का? पूरे बाजार ने परफॉर्मेंस नहीं दिया, खाली टॉप 5 स्टॉक्स ने निफ्टी में परफॉर्मेंस दिया। और वही ट्रेंड हमने 2019 और 20 में भी देखा कि 2019 के अंदर टॉप 5 स्टॉक्स ने करीब 81% रिटर्न निफ्टी का टॉप 5 स्टॉक्स ने दिया, और 2000 के अंदर भी अगेन 82% स्टॉक्स ने रिटर्न दिया निफ्टी का सारा। तो अगर ये स्ट्रक्चरल चैलेंजेस की वजह से इंडेक्स आउट परफॉर्म किया, लेकिन अभी जब हालत ये है कि जब मार्केट ब्रॉड बेस हो रहा है, इकोनॉमी रीबूट हो रही है, इकोनॉमी के अंदर वाइड स्प्रेड आपको बूम दिख रहा है, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड स्टॉक के पोर्टफोलियो अभी नहीं चलेंगे। अभी निफ्टी के बाहर बड़ा कहानी है, और निफ्टी के अंदर भी जो 4-5 स्टॉक्स के रिटर्न आते थे वो भी कहानी पीछे है। अभी मार्केट ज्यादा ब्रॉड बेस है, और जब भी मार्केट ब्रॉड बेस होता है तब एक्टिव फंड ज्यादा रिटर्न आपको देता है, क्योंकि वी गो बैक कि अगर वही फंड हाउस है, XYZ फंड हाउस है, उसने लार्ज कैप में अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन मिड एंड स्मॉल कैप में आउट परफॉर्म कर रहा है बहुत सारे फंड। तो स्किल वाली बात तो हुई नहीं है कि अगर आपके पास मिड एंड स्मॉल कैप में स्किल है तो लार्ज कैप में क्यों नहीं है? तो इश्यू स्ट्रक्चरल ज्यादा नेचर में है। तो हमने ये जानने की कोशिश की कि रीजन क्या, तो रीजन ये मालूम पड़े। तो व्हेन यू गो बियॉन्ड हेडलाइन और डीप रिसर्च करते तो मालूम पड़ता है कि भाई कहानी तो ये है, आप कुछ भी कर लो, आप आउट परफॉर्म कर नहीं पाओगे। तो मैंने क्या किया कि सपोज आज मैं टॉप 5 स्टॉक्स में 10-10% पैसा डाल दूं, बाकी 45 स्टॉक में बाकी पैसा डाल दूं, और वो रिटर्न, वो मैं एक सिंथेटिक इंडेक्स बनाऊं या सिंथेटिक पोर्टफोलियो बनाऊं, वो क्या परफॉर्म करेगा एक्टिवली मैनेज फंड के अगेंस्ट में। तो वो हमने डेटा दिखाने की कोशिश की है। अगर आप देखेंगे कि जो सिंथेटिक इंडेक्स हम लोगों ने बनाया है जी, वो अगर आप 2016 में देखें, चाहे 2020 का डेटा ले लीजिए जी, 2020 में लार्ज कैप फंड ने एवरेज 14% का रिटर्न दिया है। सिंथेटिक्स इंडेक्स का रिटर्न 9.5% के आसपास ही है। तो मतलब क्या है, और वो भी बिना एक्सपेंसेस के। अगर आप इसमें 1.5% एक्सपेंसेस निकाल दें तो ये सिंथेटिक्स इंडेक्स का मतलब क्या है कि हाँ, ये नंबर आप देख लो। ये तो हमने दिखा दिया निफ्टी के कि टॉप 5 स्टॉक्स का परफॉर्मेंस जो डेटा हमने अज्यूम करके लिया है वो वाला निकाल के दिखाएं जरा स्क्रीन पे जी। तो आप देखेंगे कि अगर मैं टॉप 5 स्टॉक में 10-10% डालूं और बाकी 45 स्टॉक में मैं बाकी 50% पैसा डालूं, वही म्यूचुअल फंड उससे ज्यादा कर नहीं सकता था। अगर मैं वही उनकी जो मजबूरी है, व्यवस्था है, उसके हिसाब से पोर्टफोलियो बनाऊं तो उसका रिटर्न नेट ऑफ एक्सपेंसेस 8.5% के आसपास आता है। ये 9.52 दिख रहा है आपकी चार्ट में, एक्चुअली ये विदाउट एक्सपेंसेस है। अगर इसमें एक्सपेंसेस 1.5% भी कम कर दूं तो 8% रिटर्न होना चाहिए था, लेकिन म्यूचुअल फंड ने उसके अगेंस्ट में 14% आपको रिटर्न दिया है। तो इवन 2020 में उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छा दिया है। वही नंबर आप 2019 में देखें तो वो 6.5% आता है सिंथेटिक्स इंडेक्स का, उसके अगेंस्ट में 11.78% रिटर्न दिया है लार्ज कैप एक्टिवली मैनेज फंड ने। तो कहानी बहुत सिंपल है, स्ट्रक्चरल चैलेंजेस की वजह से लार्ज कैप पिछले 4-5 सालों में अंडर परफॉर्म किए हैं। इकोनॉमी ब्रॉड बेस बनते ही ये स्ट्रक्चरल चैलेंजेस बंद हो जाएंगे, और मेरा तो प्रेडिक्शन ये है कि आने वाले 2-3 साल में लार्ज कैप ज्यादा वैल्यू ऐड करेंगे, और वो हमने ऑलरेडी देख लिया है पिछले 1-2 महीने में सिग्निफिकेंट वापस आउट परफॉर्मेंस लार्ज कैप का आना चालू हो गया। सर, आपने कहा कि अब क्योंकि रैली ब्रॉड बेस्ड है तो अब 2-3 सालों में लार्ज कैप आउट परफॉर्म करता हुआ दिखेगा, एक्टिवली मैनेज जो फंड है लार्ज कैप के। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, हालात बदलते रहते हैं, राइट? जैसे पिछले 4-5 साल से अगर उसने अंडर परफॉर्म किया है तो आगे 3 साल अच्छा करेगा, फिर शायद हालात बदल जाए। तो इस उठापटक से भी बचने का कोई रास्ता है? मतलब इंडेक्स या पैसिव फंड उन निवेशकों के लिए ज़्यादा बेहतर है जो इस तरह की उठापटक में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं? मतलब टेक अवे क्या होगा? शुड आई गो अहेड विद एक्टिव और पैसिव? नहीं, आपको अगर आप वेरी ऑनेस्टली
बड़ा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाना तो आपको फोकस ज़्यादा मिड एंड स्मॉल कैप में होना चाहिए, बिकॉज अच्छा। इंडिया की स्टोरी वहाँ बड़ी इमर्ज होके आ रही है। ओके। लार्ज कैप में आपको अलोकेशन चाहिए तो मेरे हिसाब से लार्ज कैप में आप, अगर आपको ज़्यादा डर लग रहा है कि यार हम ये नहीं कर पाएंगे कि कब मार्केट ब्रॉड बेस हो, कब मार्केट नैरो हो जावे, तो आप 50-50% अलोकेशन कर दिए अपने लार्ज कैप का। ओके। कि 50% आप इंडेक्स में चले जाएं, 50% आप एक्टिवली मैनेज फंड में चले जाएं, तो आपको दोनों का परफॉर्मेंस एक्चुअल आपके सामने दिखेगा। Right. तब आप कंपैरिजन अपने पोर्टफोलियो पे करें। तो क्लाइंट कहाँ परफॉर्मेंस कंपैरिजन करे, अपने पोर्टफोलियो पे करे कि मेरे पोर्टफोलियो में मैंने एक्स वाइड इंडेक्स फंड में डाला और उस एक्स वाइड लार्ज कैप में डाला, अभी मेरे सामने डेटा सामने है, देन द परफॉर्मेंस बिकम वेरी जेन्युइन। तो आप वो कर सकते हैं अगर आपको चिंता हो लेकिन रही है। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि लॉन्ग टर्म के लिए आप लार्ज कैप में निवेश करें कि ना करें, कि आप फिर सिर्फ और सिर्फ मिड और स्मॉल में ही फोकस करें। अगर आप हिंदुस्तान के ऊपर, इंडिया के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस है, तो बड़ी इमर्जिंग कंपनियां एक्चुअली नीचे से आती है। अच्छा। बड़ी कंपनियां काम करती रहेगी, लेकिन ये जो हमने 2014-15 के पास इकोनॉमी की एक बड़ा रिस्ट्रक्चरिंग देखा है, जीएसटी की वजह से, नोटबंदी की वजह से, तो खाली एक कुछ कंपनियां ही चल रही थी, लेकिन अभी वो कहानी खत्म है। अभी ब्रॉड बेस वापस इकोनॉमी के अंदर होने वाली है। मैं आपको सिंपल लॉजिक बताऊं, अमेरिका में S&P 500 देख लो या कुछ भी नंबर देख लो, द बेस्ट रिटर्न केम फ्रॉम अमेजन एंड ऑल दीज एंड दे वर नॉट पार्ट ऑफ द लीडिंग इंडाइसेस। राइट। तो आप वो कैसे मिस कर सकते हैं? राइट। बहुत बहुत शुक्रिया बंत्री सर, आज इस इंटरेस्टिंग स्टडी को हमारे दर्शकों के सामने इतने आसान शब्दों में पेश करने के लिए, समझाने के लिए। तो ये स्टडी जो बता रही है कि आने वाले कुछ सालों में लार्ज कैप एक्टिव फंड्स आउट परफॉर्म करेंगे पैसिव फंड्स को, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको निवेश करना है तो स्मॉल एंड मिड कैप को इग्नोर ना करें, और वहाँ पर ज़्यादातर एक्टिव फंड्स ने आउट परफॉर्म किया है इंडेक्स को, या फिर हम कह सकते हैं पैसिव फंड को। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप सभी बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।